नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 का वक्त हो चुका है। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आजकल सवाल कि ओवैसी ने क्यों कहा कि हर एक के सामने लाल नहीं टिकेगा। ओवैसी मुस्लिमों के नेता बन रहे, क्या अखिलेश ममता की सबसे बड़ी चिंता यही है? बिहार में सीमांचल में जीत के बाद आज ओवैसी एक बार फिर से सीमांचल पहुंचे लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। वहां से उन्होंने अपनी यूपी की रणनीति का भी ऐलान कर दिया। इधर यूपी और बंगाल में सियासी बवाल मचा है कि आगे ओवैसी को साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सपा कांग्रेस के नेता खुलकर बोलने लगे हैं कि आरजेडी ने ना लेकर ओवैसी को गलती की, यूपी में बंगाल में तो ले लेना चाहिए। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। देश की सियासत ऐसे मोड़ पर है जहां ये चर्चा तेज हो चली है कि मुस्लिम वोट बैंक क्या शिफ्ट होने वाला है। क्या ओवैसी मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरने की कगार पर है? क्या सपा टीएमसी आरजेडी से मुस्लिम वोटर्स ओवैसी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि बिहार से ऐसा ही ट्रेलर देखने को मिला है। महागठबंधन वोटर सत्यापन को मुद्दा बनाने में लगा रहा। उधर सीमांचल में ओवैसी ने खेल कर दिया। ये सिलसिला यही नहीं रुका। बंगाल में दीदी वोटर सत्यापन को रोकने की इलेक्शन कमीशन से मांग कर रही, बावजूद इसके कि सीमा पार कर भागते बांग्लादेशी बंगाल में घुसपैठियों के होने का प्रमाण दे रहे। यूपी में सपा भी वोटर सत्यापन का विरोध ये कहकर कर रही कि पीडीए समाज का वोट बंटने और कटने नहीं दिया जाएगा। इन सबके बीच आज ओवैसी सीमांचल पहुंचे। महागठबंधन से इनकार के बाद ओवैसी ने 5 सीटों पर न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि 2 सीटों पर महागठबंधन के लिए सीधे मुसीबत भी साबित होगा। अब एक और विपक्ष जहां वोटर सत्यापन पर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहा, वहीं ओवैसी इन सब बातों को बकवास बता रहे। ममता बनर्जी जो है एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए, मैं क्या बोल सकता हूँ। जो प्रोसेस है उनसे पूछिए, वो बोले। अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले एसआईआर की वजह से। कब तक आप एसआईआर ईवीएम के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है, तो वो जमाना खत्म हो गया। ओवैसी ने बिहार में भी कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन की मांग की थी। ओवैसी तो सिर्फ 6 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आगे यूपी बंगाल में क्या ओवैसी का सिक्का चलेगा? और अगर चल गया तो क्या मुस्लिम वोटर्स वैसे ही शिफ्ट होंगे जैसे बिहार में हुए? और अगर ऐसा हुआ तो सपा टीएमसी का क्या होगा? ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं किसी के इंतजार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मैं उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में। ओवैसी के इन्हीं तेवरों ने विपक्ष को सख्ते में भी डाल रखा है। सपा सांसद एससी हसन तो खुलकर कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी ने ओवैसी को साथ नहीं लेकर गलती की। हम तो यही कहेंगे कि सेकुलर फोर्सेस को बढ़ावा देने के लिए असदुद्दीन साहब को भी सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को जो भाजपा को हरा सकते हैं। भले से हमारे साथ चुनाव लड़े, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन मेरी पर्सनल राय यही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी गठबंधन में लेना चाहिए। अब अखिलेश 27 में ओवैसी को साथ लेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मुस्लिम वोटर्स को साधने की कवायद उन्होंने जोर शोर से शुरू कर दी है। वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को वो बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बता रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि उन्हीं के बीच में मतभेद हो जाएं और कोई ना कोई एडवांटेज उठा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। दाल मंडी वाली बात रखो, एसआईआर पर और बिहार के इलेक्शन पे अलग से एक दिन बात कर लो। जाहिर है मुस्लिम वोटर्स को साधने की कवायद अखिलेश को एसआईआर और बिहार चुनाव से ज्यादा जरूरी लग रही। मुस्लिम वोटों की ये रेस बंगाल में भी जोर पकड़ चुकी है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर
6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन रखने की बात कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो, 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। बहुत सारे लोग रहेगा, कोई नाम लेने का जरूरत नहीं है। 2 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगा और दास में 400 जाने माने आदमी सब उपस्थित रहेगा। तो क्या घुसपैठियों को भागता देखकर मुस्लिम वोटों की रेस में जीतने के लिए टीएमसी ने बाबरी वाला दांव चल दिया और इसीलिए जानबूझकर तारीख भी 6 दिसंबर ही रखी जा रही। लेकिन सवाल अपनी जगह है कि बिहार से सबक लेकर विपक्षी दल ओवैसी को साथ रखेंगे या अलग रखकर ही चलेंगे। ओवैसी तो 2 टूक सियासी महाभारत का शंखनाद कर रहे हैं। महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। मैं हजारों ऐसे चेहरों। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दरअसल ओवैसी का जो आखिरी बयान आपने सुना कि शंखनाद कर रहे हैं वो, क्यों उनकी बातें महत्वपूर्ण है सुनिए। जब सीमांचल में पहुंचे हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य वहां पर मौजूद थी, उन्होंने बातचीत की, सुनिए जरा इस बातचीत को ध्यान से। सीमांचल की इस जीत के बाद उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट बहुत तेज है। एक समीकरण को आपने ध्वस्त कर रख दिया है। अब ऐसा लग रहा है मुस्लिम कुछ चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के जो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को हाथ मिला लेना चाहिए ओवैसी साहब से। नहीं मालूम मुझे वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, और उत्तर प्रदेश में तो मैं जनवरी से वहां जाना शुरू करूंगा। हमारे प्रेसिडेंट शौकत अली साहब और वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी की टीम बड़ी मेहनत कर रही है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले तो लोकल बॉडी कलेक्शन है वहां पर आइंदा साल, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है फिर 27 में तो विधानसभा के चुनाव है, तो पूरी ताकत और प्लानिंग के साथ हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह का कोई गठबंधन यूपी में जिस तरह यहाँ पेशकश की थी आपने, लेकिन लोग माने नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए हम भी नहीं चाहेंगे कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आकर हमसे कह दे कि भाई आप चुनाव मत लड़िए और आप दरी बिछाइए। अगर आप सामाजिक न्याय को जो बोलते हैं अपनी जबान से, तो उस पर अमल करके दिखाइए। तो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वॉक द टॉक करिए। आप खाली एक नारा लगाकर आप बच के नहीं निकल सकते। एक बात उनको समझना चाहिए कि अल्पसंख्यक समाज का जो मुसलमान है वो बड़ा बाशऊर हो चुका है। वो अपने पॉलिटिकल, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को समझता है। अगर आप वही अप्रोच या रविश अख्तियार करेंगे जो पिछले 30-40 साल चली आ रही है, तो उसको कोई कबूल नहीं करेगा। बंगाल में पिछली बार कोशिश की गई थी, इस बार रणनीति क्या रहेगी? क्या वहाँ के ताल्लुक से तो मीटिंग होगी, हम बात करेंगे, देखेंगे क्या हो। गठबंधन अभी तो सब बैठ के बात करेंगे, टीवी चैनल पे कैसा बोलेंगे इतना। चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब चौहान एमआईएम के नेता हैं, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट है, टीएमसी का पक्ष रखते हैं, और जयंत जिज्ञासु आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई, बेल्ट वेल्ट बांध दिया है आपने। यूपी में जनवरी में ओवैसी आ रहे हैं, आपके एक पूर्व सांसद कह रहे हैं कि गलती हो गई, आरजेडी को ले लेना चाहिए था, यहां भी ले लेना चाहिए। अरे आवाज नहीं आ रही आपकी फराज साहब, देखिएगा कहीं म्यूट तो नहीं है। आपने शुरुआत की, आवाज नहीं आ रही है। अरे आपकी यूनिट है सर। अब आई आ गई बोलिए। आवाज जी मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी शुरुआत की राकेश जी आपने, कि बेल्ट बांध ली है। बहरहाल मैं पैजामा पहने हुए हूं तो मैंने कमरबंद बांधा रखा है। अच्छा पेटी कह देते हैं, चलिए सीट तो, बेल्ट कह देते हैं, क्या दिक्कत है? क्या है? हाँ जी। देखिए राकेश जी, अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने सुना, आपने उनकी बाइट सुनाई और बहुत अच्छी आपने शुरुआत में एनालिसिस भी की। एक शेर याद आ रहा है मुझे, शेर सुनिएगा।
कि हमें खबर है लुटेरे के सब ठिकानों की, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते। बहरहाल शेर बड़ा गहरा है, बहुत सख्त है, लेकिन जहां तक पहुंचना था वो पहुंच गया होगा। देखिए, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं राकेश भाई, कि जहां तक असदुद्दीन ओवैसी साहब का सवाल है, मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही काबिल बैरिस्टर हैं, कानून के बहुत अच्छे जानने वाले हैं, हमारे देश के आइन के बहुत अच्छे जानने वाले हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है उनकी उनकी इज्जत हमारे दिल में और ज्यादा बढ़ गई है। और अभी लेकिन क्या होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी से हमारे बहुत इख्तिलाफात हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो हमें पसंद हैं, सेक्युलर लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो हार्ड लाइनर उनकी पार्टी ना रहे। जैसे मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत पसंद है, जैसे मुझे नितिन गडकरी जी बहुत पसंद है, तो वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक प्रॉब्लम है राकेश जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सामाजिक न्याय की बात की, और यह सही बात है कि हमारी पार्टी का जो जन्म है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए श्रद्धेय नेताजी ने शुरू किया। प्रॉब्लम क्या है ओवैसी साहब में, ऐसा क्या है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, नहीं पसंद है? कि नहीं, मैंने तो उनकी कितनी तारीफ की, इतनी तारीफ तो शायद उनके प्रवक्ता भी ना कर पाए। लेकिन ओवैसी साहब ने जो सामाजिक न्याय की बात की, तो अगर मेरा सामाजिक न्याय राकेश पांडे तक महदूद हो जाए तो वो सामाजिक न्याय नहीं कहलाता है। मेरे सामाजिक न्याय में शादाब साहब भी आने चाहिए, मेरे सामाजिक न्याय में आरपी सिंह साहब भी आने चाहिए, मेरे सामाजिक न्याय में तौसीफ खान साहब भी आने चाहिए, मेरे सामाजिक न्याय में जयंत जिज्ञासु जी भी आने चाहिए, और जो हमारी बहन बैठी है वो भी आनी चाहिए। ठीक, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव और श्रद्धेय नेताजी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की, उसमें इस देश के दबे कुचले पसमानदा सब लोग आते थे। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप AIMIM का फुल फॉर्म बोलिएगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिएगा तो इसका मतलब निकलता है यूनिटी फॉर मुस्लिम्स। तो मैं ओवैसी साहब से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह देश सिर्फ मुसलमानों का है? नहीं, फराज किद भाई, आप ये जो बात कह रहे हैं, ये सवाल आपसे पहले दसियों बार मैं पूछ चुका हूं MIM के नेताओं और प्रवक्ताओं से कि आप तो सिर्फ मुसलमानों की बातचीत करते हैं। लेकिन सर, आपने प्रॉब्लम की बात कही ना, मैं तो सवाल जो आप घुमाकर कहना चाह रहे हैं मैं सीधे पूछ लेता हूं। क्या RJD की तरह, तेजस्वी यादव की तरह आप ये कहना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नहीं। मैंने तो बोला वो देशभक्त हैं भाई। नहीं तो देशभक्त है, फिर कह रहे हैं कि आप पार्टी के नाम पर चले गए। मैं तो ये तो पहली बार मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट सुन रहा हूं जो MIM के नाम पर अभी तक पत्रकार सवाल खड़ा करते थे। अरे सर, मतलब जो आदमी, नहीं देखिए, यहां पर मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। क्या उनकी पार्टी का नाम अगर AIMIM है तो वो देशभक्त हमारा छोटा भाई शादाब भी है। लेकिन प्रॉब्लम विचारधारा की है। डिफरेंट विचारधारा होने का मतलब ये नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझिए राकेश जी कि भारतीय जनता पार्टी से जो हमारी अदावत है, ठीक, भारतीय जनता पार्टी का जिन मुद्दों पर हम उनकी मुखालिफत करते हैं, उन्हीं मुद्दों पर हम मुखालिफत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की। ठीक है, जिस दिन तो ठीक है ना सर, अगर उन्हीं मुद्दों पर मुखालिफत करते हैं लेंगे तो आप जो है बीजेपी को भी कम्युनल पार्टी होने का आरोप लगाते हैं, आप जो है MIM पर भी कम्युनल पार्टी होने का आरोप लगा रहे हैं। ये मैं मानकर चल रहा हूं। शादाब जवाब है आरोप क्या? हाँ ठीक है, तो आप MIM को भी कम्युनल कह रहे हैं। शादाब, आपकी पार्टी कम्युनल पार्टी है, कोई गठबंधन नहीं होगा। कहां से आप लोग सोच में पड़े हुए हैं? राकेश पांडे जी, बिहार चुनाव से पहले तमाम तरह के षड्यंत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। फराज भाई आपके बीच में नहीं बोला था। बिहार चुनाव से पहले
हमारे नेता और हमारी पार्टी के विरुद्ध तमाम षड्यंत्र आरोप रचे गए। हमारे नेता को उग्रवादी कहा गया, एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, किसी ने टीम कहा, किसी ने कहा ये बाहरी हैं, लेकिन सीमांचल की सम्मानित जनता ने बता दिया कि बैरिस्टर ओवैसी साहब सीमांचल की बेबाक आवाज है, गरीबों की आवाज है, और हमने 5 विधायक जिता करके अपने आप को साबित करके दिखाया है। वहां हमें सभी वर्गों का वोट मिला है। दूसरी बात, मेरे राणा रंजीत साहब वहां प्रत्याशी थे। मैं बड़े भाई फराज किदवई से कुछ सवाल करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के संबंध में। उन्होंने कहा मेरी पार्टी का नाम, पहली बात, मेरी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। सर आपने अकाली दल पे सवाल खड़ा नहीं किया। जो शिवसेना के साथ आप गठबंधन में रहे, उस शिवसेना पे आपने नाम को लेकर सवाल नहीं किया। आप राजभर, जो एसबी एसपी सुहेल देव राजभर के नाम से पार्टी है, उस पर सवाल खड़ा नहीं किया। आपने निषाद पार्टी पर सवाल खड़ा नहीं किया। आप सवाल सिर्फ मुझ पे खड़ा करेंगे। शायद इसीलिए समाजवादी ने कोई मुसलमान को सीएम नहीं बनाया कि उसने नाम नहीं बदला। फराज किदवई साहब, आप भी अपना नाम बदल लीजिए। हो सकता है अखिलेश यादव आपको चीफ मिनिस्टर बना दे। सर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। 20% अब दरी नहीं लगाने वाला है। हम अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, मिलकर के बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। मैं आपको न्योता दे रहा हूं सर, खुलेआम न्योता दे रहा हूं। हम मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं। क्या बीजेपी के नाम में हिंदू नहीं है तो आप उसको सेकुलर का सर्टिफिकेट दे देंगे सर? ये सब बातें सर जनता जान चुकी है। नहीं शादाब, वो तो बीजेपी कभी कम्युनल पार्टी कह रहे हैं। मैंने तो कहा कि आप आरोप लगाते हैं, पीछे से कह दीजिए आरोप थोड़ी नहीं लगाते हैं, वो तो कंफर्म है। वो आपको भी कम्युनल कह रहे हैं। फराज किदवई आप जवाब दीजिए। मैं उसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। आप पार्टी के नाम पर गए ना, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नेता, और उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, तो जरा उधर भी पूछ लीजिएगा फिर उसी परिभाषा के हिसाब से। देखिए, मैं अपने छोटे भाई शादाब की एक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने शिवसेना का जिक्र किया, चलिए बहुत अच्छा है, शिवसेना का जिक्र कर लिया। इन्होंने मुझसे पहले भी बोला कि साहब शिवसेना में तो शिव लगा हुआ है, तो उनसे भी आप दूरी करिए। अरे भगवान का नाम लगा हुआ है। जिस दिन हिंदू सेना कर देंगे, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोलेंगे कि शिवसेना मतलब से अगर अल्लाह नहीं, अल्लाह नाम होते हैं, कोई शिव कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है। अरे सुनिए, भगवान का संबंध धर्म से नहीं है। अरे सर सुनिए, अरे शादाब भाई, अरे अब पूरा तो करने दीजिए। आपने शिवसेना की बात करी, तो अगर शिवसेना भगवान का नाम है, मान लीजिए आप अगर अल्लाह का नाम लीजिए तो हमें कोई वो नहीं है, लेकिन अल्लाह तो सबका है। आरपी सिंह साहब का भी है, हमारा भी, आपका भी, राकेश जी का है। वो भगवान बोलते हैं, हम अल्लाह बोलते हैं। वैसे ही अगर उन्होंने भगवान का नाम लगाया हुआ है, लेकिन अगर हिंदू सेना वो रख देते तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये अनुरोध कर सकते थे कि साहब उनसे गठबंधन ना। तो हिंदू से दिक्कत। दूसरी बात, अभी आपने बोला कि एआईएमआईएम से फराज किदवई, तो आपको हिंदू से दिक्कत नहीं? हिंदू से दिक्कत नहीं, हिंदू से दिक्कत है। अरे आप बिल्कुल हिंदू से दिक्कत नहीं, यही समझ में आ रहा है। नहीं, सुनिए बात तो सुनिए। हिंदू सेना लगा दे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूं, अरे शिवसेना है तो ठीक है, बात तो आने दे। मैं इसलिए बोल रहा हूं अरे वो खाली फिर हिंदुओं की पार्टी हो जाएगी ना, तो कम्युनल हो जाएगी। शिवसेना मुसलमानों की पार्टी है। पूरी बात सुनिए। अभी शादाब भाई ने कहा, अरे सर सुनिए, ये गलत बात है। देखिए, मैं बीच में बोलता नहीं हूं राकेश भाई। हाँ, बोलिए। अभी शादाब भाई ने कहा कि क्या खुला न्योता है, आप एआईएमआईएम में, कि आप एआईएमआईएम में आ जाइए, या कुछ भी इन्होंने बोला। जब तक मुस्लिमीन इनकी पार्टी में रहेगा, मैं फांसी लगाकर मरना पसंद करूंगा, उस पार्टी की तरफ देखना नहीं पसंद करूंगा। अच्छा ठीक। जब तक के इस देश, जैसे वो कहा गया है ना। अच्छा फराज भाई, मैं इसमें बीच में आता हूं। समुद्र, फराज भाई मैं बीच में आता हूं। शराब एक मिनट दीजिए। आपने कहा, जब मैंने कहा कि गठबंधन नहीं होगा, आपने कहा पलट के, अरे ना, ये तो फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे कि ओवैसी के साथ गठबंधन करना है कि नहीं करना है। अभी आप कह दिए कि जिस दिन होगा तो मैं जहर पी लूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन देखूंगा नहीं। अब मान लीजिए कल को अखिलेश यादव अगर ओवैसी से गठबंधन का फैसला कर लेते हैं, नहीं, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है, कोई गलत कदम मत उठाइएगा। सर 10 सेकंड, मैं राकेश भाई 10 सेकंड। अरे मैं गठबंधन के, आपने सुना ही नहीं। मैं इन्होंने इन्विटेशन दिया एआईएमआईएम में आने का, उस पर मैंने बोला। अरे नहीं भाई, इन्विटेशन एमआईएम में आने का नहीं दिया, वो गठबंधन का इन्विटेशन दे रहे हैं कि जैसे बिहार में कहा था कि 6 सीट दे दो, वैसे ही यहां पर भी वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। राकेश भाई 10 सेकंड, एक मिनट नहीं, अगर उन्होंने न्योता नहीं दिया था तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अगर उन्होंने न्योता नहीं दिया था तो मैं अपने शब्द फराज भाई, आज पहली बार मैं आपको फंसता हुआ दिख रहा हूं। शादाब बोलिए। देखिए,
पहली बात तो मैं फराज भाई से कह रहा हूं कि आप हमसे असहमत होइए, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है, तो आप मरिए मत, आप मरने की बात मत करिए। आप हमारे भाई हैं, मिलकर के जिएंगे। आप विरोध करिए हमारा, हम गले लगाएंगे आपको, वो अलग चीज है। दूसरी बात, मेरे भाई, यही कौरवों वाला अहंकार तेजस्वी यादव जी को बिहार में था और उनका क्या हाल हुआ, वही हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी अगर अहंकार त्याग करके मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो अच्छा है, नहीं तो पांडवों ने 5 गांव मांगा था, आज भी हम अपने आबादी के अनुपात के हिसाब से सीट मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है शादाब, ठीक है सुधा मिश्रा जी, अभी फराज किदवई ने एक बात कही कि जिस पार्टी की पहचान धर्म से अगर जुड़ गई तो समाजवादी पार्टी उसके साथ रहेगी नहीं। अब रेवंत रेड्डी वाला सवाल का जवाब फराज किदवई ने तो दिया नहीं, लेकिन रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, धर्म की पहचान से जुड़ा जा रहा है। तो भाई फिर क्या होगा 27 में? 10 सेकंड और दे दीजिए राकेश जी। अच्छा शादाब 10 सेकंड मांग रहे हैं, 10 सेकंड दे दीजिए सुधा जी, बोलिए शादाब जल्दी। हाँ, मैं फराज भाई से सवाल कर रहा हूं, उन्होंने कहा जिसमें धर्म और जाति, राजभर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है उसमें बाकायदा राजभर है नहीं, निषाद पार्टी है। नहीं छोड़ दीजिए शादाब, मुझे नहीं जाना है। मतलब जो पार्टी जातियों की सियासत करे वो कहे कि जहां जाति की पहचान। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आरजेडी कम से कम ये जातियों की बातचीत तो करते हैं ना अपनी पॉलिटिक्स में, तो ये अगर कहे कि जहां जाति की पहचान, तो ये थोड़ी सी समझ से परे है। खैर सुधा जी आप जवाब दीजिए जो पूछा आपसे। राकेश जी, कैसे किसी बात को तोड़ मरोड़ के बीच में डिबेट के बातों के अलग अर्थ निकाले जाएं, आज इस डिबेट में दर्शकों को स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, फराज किदवई भाई क्या कह रहे थे और उस बात को कैसे निकाला गया। उन्होंने उन नामों की बात की क्योंकि संवैधानिक रूप से इस देश में सभी को अपनी अपनी चीजों को कहने, बोलने, रहने का अधिकार है। बात पार्टी के नाम पे हिंदू मुस्लिम की हो रही थी, आपने उसको एकदम अलग जोड़ दिया और फराज भाई को आप लोगों ने न मरने और न करने की सारी हिदायत भी दे दी। तो इसे कह सकते हैं कि कैसे किसी बात को तोड़ मरोड़ के एक बार कही जाए और पूरे बातों के मायने निकाल दिए जाए, ये दर्शक जान सकते हैं। जहां तक आते हैं कि कांग्रेस को कोई क्या कहता है, भाई इस देश में पिछले 11 वर्ष में कांग्रेस का नाम लेके ही चल रही है सियासत। कोई नहीं मैडम कोई नहीं, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के पद पर है, तो कोई नेता नहीं है। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये कोई सड़क चलता आदमी नहीं बोल रहा है या कोई सड़क चलता कार्यकर्ता भी नहीं बोल दे रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा और दुरुस्त कर देता हूं आपको जवाब देने में शायद थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। इरफान अंसारी नाम आपको पता होगा, बिहार में आपके ऑब्जर्वर, शादाब तो शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है कि जानते हो। उन्होंने क्या कहा कि हाँ ओवैसी को साथ नहीं लेना गलती एक तरीके से हुई, सही समय पर सही जगह बात नहीं रखी ओवैसी ने। मैं ऑब्जर्वर था और युवाओं पर बहुत असर पड़ा है जो ओवैसी ने बातें कही। अब बोलिए। आप हमारे प्रवक्ता नहीं है ना, हमारी बात भी सुन लीजिए। आप तो लगातार बीच में इंटरप्ट, मतलब 5 सेकंड बोलो नहीं, आप लोग नहीं मैं बस ऐड कर रहा था, पूरी बात आती थी आप लोग इंटरप्ट कर देते हो। अरे सुन भी लिया करो। आपने प्रश्न पूछा, उत्तर में देने का अधिकार अगर दिया तो बोलने दिया करिए आप। बोलिए। अब मैं अपनी बात का उत्तर, आपको लगता है इस देश में जितनी भी जनसंख्या है, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे मुस्लिमों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, चाहे जिनकी भी अल्पसंख्यकों की जनसंख्या हो, कोई भी पार्टी क्या ये डिक्लेयर कर सकती है कि किस पार्टी को कौन से लोग वोट दे रहे हैं? जो आप लोग बैठ के यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और बातों की सियासत करते हैं, क्या कोई भी पार्टी का या इसमें मौजूद लोग कह सकते हैं कि किसने वोट दिया और कौन? क्या कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम देते हैं या कांग्रेस ने जो कुछ देश के लिए किया है सिर्फ मुस्लिमों के लिए किया है? आप लोग जब ये प्रश्न कोई कह देता है, उसको आधार बना के कांग्रेस के पूरे विचारधारा को खत्म करने की जो कोशिशें होती हैं, उस पे जवाब देने के लिए तो बेहतर है कि आप लोग खुद देखें किस देश ने किया क्या अब तक। कांग्रेस को अगर रेवंत रेड्डी कह दे रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, तो अगर कह दिया तो क्या मुसलमान इस देश के नहीं है क्या? अरे मैडम ये हम थोड़े नहीं कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। आपने आपकी पार्टी के आला कमान ने जाकर पूछा क्या रेवंत रेड्डी से कि आपने ऐसा क्यों कह दिया? हमारे प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है। अरे राकेश जी, इतना बौखलाहट से नहीं मैं बौखला थोड़ी नहीं रहा हूँ, मैं तो आपके पार्टी के नेता को कोट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ किसी पार्टी को, किसी नेता को नहीं। जो फराज किदवई ने बात कही वो बिल्कुल सही कही। आप अपनी पार्टी को, आपके नेता आपकी पार्टी के एक सिटिंग सीएम, वो आपकी पार्टी की पहचान को एक धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए भाई,
इस देश में धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, धर्म की राजनीति के आड़ में लोगों की आंखों में धूल कौन झोंक रहा है, और कौन धर्म को अधर बना के इस देश तो को कांग्रेस बांट मतलब रहा है, मुसलमान, सबको पता है। मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये कौन सी अरे सियासत है? कैसी बात ये कर रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष आप सियासत है। इसका उत्तर नहीं देते, इसलिए क्या ये बात राहुल गांधी हमारे नहीं सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस मतलब मुसलमान, हाँ। मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये धर्मनिरपेक्ष सियासत है? तो आप बता दीजिए, मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाएगा इसी बात पर। क्या हमारे अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी, क्या राहुल गांधी, क्या कोई ऐसी बात है जो विचारधारा की लाइन से आई है? आप लोग किसी लाइन को उठाएंगे, आप इनके पार्टी में किसी नेता कहे हुए शब्दों को लेके कहेंगे उनका व्यक्तिगत बयान है। मैं और कहिए तो कोट कर दूं, आपके दर्जन भर नेताओं को कोरोना को भगवान कृष्ण ने भेजा, हिंदू का अर्थ बयान है, कहिए तो शर्म आ जाएगी, दर्जन भर नेताओं, कहिए तो और कह दूं, दर्जन भर नेताओं को सुनवा दूं। मैं दर्जन भर नेताओं को कोट कर दूं जो अपनी पार्टी में होते हुए उस पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं, मैं भी कोट कर दूं क्या? चलिए ठीक, तो मैं ये खबर चला रहा हूं कि कांग्रेस नेता ने कहा कि रेवंत रेड्डी का बयान पार्टी विरोधी है। अब पार्टी का आला कमान देखे कि रेवंत रेड्डी पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। चलिए मैं सुधा मिश्रा आपकी इस बात से एक लाइन लेकर चलता हूं, और आप धर्म की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा जैन जिज्ञासु और आरपी सिंह थोड़ा सा आप लोगों के पास विलंब से आ रहा हूं। तौसीफ खान, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं उस पार्टी के एक विधायक है हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी की नींव रखेंगे। 6 दिसंबर बेलडांगा बाबरी, ये कौन सी सियासत है? धर्मनिरपेक्ष है आपके हिसाब से, या कैसा कहा जाए, बताइए। राकेश जी, आपने जिनका नाम लिया है शायद आपको मालूम नहीं है, वो उनका पार्टी में रहना नहीं रहना उसको लेके बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। तो पहली बात, उनका व्यक्तिगत कोई सवाल हो सकता है, उसको पहले आप तृणमूल पार्टी से ना जोड़ें। दूसरी बात, जो मेन मुद्दा है जिसको लेकर के हमें चर्चा करना चाहिए, वो तो चर्चा होता नहीं है। हिंदू मुस्लिम बस यही किए जा रहे हैं। अच्छा। कल तक तो दुबई एयर शो में हमारा प्लेन का ऑयल लीक होता था, आज तो हमारा एयर क्रैश भी हो गया, हमने अपने जाबाज पायलट को भी खो दिया। भारत सरकार क्या कर रही है? देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में भिड़ा करके रख रही है। अब पूरा सहयोग में इट इज अ सॉरी अफेयर के मीडिया का पूरा सहयोग है इस बात में। तो इट इज सॉरी टू से, मैं भी आपको बता देता हूं आपकी भाषा में, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दिए गए हैं, और ये देखना सरकार से पहले एयरफोर्स का काम है। तो एयरफोर्स उसमें जांच करेगी कि वहां पर जो प्लेन क्रैश हो गया वो क्यों हो गया, उस क्रैश के पीछे की वजह क्या रही है। और ये कोई पहली बार प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, तो सर उस पर भी कर लेंगे। लेकिन असल मुद्दा आप इस पर नहीं जवाब देना चाहते हैं। हुमायूं कबीर को, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर पार्टी निकाल देती तो मैं आपसे ये सवाल नहीं करता। और दूसरी बात है कि एसआईआर वोटर सत्यापन, आप उस पर भी कहेंगे ये कोई मुद्दा है क्या डिबेट करने के लिए? उधर रेल लगी हुई है, लाइन लगी हुई है कि भाई एसआईआर हो रहा है, भाग चलो अपने बांग्लादेश, और क्या तो बंगाल में घुसपैठी ही नहीं है। भारत सरकार की बंधुआ मजदूर बनी हुई है, बीजेपी की बंधुआ मजदूर बनी हुई है इलेक्शन कमीशन को बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने फिर से लेटर लिखा और कहा कि आपने जो एक्सरसाइज तय किया है, 2002 में 3 साल लगा था आपको एसआईआर करने में, और अभी आप कह रहे हैं बस कुछ महीने में कंप्लीट कर दो। जो बीएलओ जिनको अपॉइंट किया है वो भाई बिहार में भी ऐसे ही कंप्लीट हुआ था भाई, वहां भी साल भर का समय नहीं दिया गया था, जिसकी अपनी जो चिंताएं थी, और जयंत जिज्ञासु यहाँ बैठे उनकी पार्टी भी चली गई थी। जी पहले मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं एकदम कंप्लीट करिए। आपने बधुआ मजदूरी की बात की, तो बांग्लादेश के लोगों को बिठाकर उनको भी बधुआ मजदूर बना कर रखा था क्या? रुक जाइए। जी हाँ, बंधुआ मजदूर बनी हुई है बीजेपी की। तो आंगनवाड़ी के वर्कर है, बीएलओ उन्हें बनाया गया जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने कल सुसाइड किया। इसके पहले भी बीएलओ ऑफिसर्स ने सुसाइड किया है, और बाजाब्ता इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया है कि ना तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, ना तो आपने उसमें जो है सही टारगेट फिक्स किया है, और ये कि अपना वो डेली काम भी करते रहे और ये एसआईआर का भी काम करते रहे। उधर जो हमारे किसान भाई हैं वो जो है पैडी की हार्वेस्टिंग में बिजी है, वो पोटैटो की हार्वेस्टिंग में बिजी है। पूरा महीना दिसंबर तक, चलिए आरपी सिंह जी, टाइट शेड्यूल है, ये सब बोलेंगे, लेकिन जो बांग्लादेश सीमा पर बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं घुसपैठिए, दिल्ली से उन पर नहीं बोलेंगे तौसीफ खान, हुमायूं कबीर पर नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे कि आपने बधुआ मजदूर बनाकर रखा है चुनाव आयोग को। हुमायूं कबीर ने, आपको मालूम नहीं है, उठा करके तो निकाल दीजिए ना सर पार्टी से। मैं कहता रहा हूं तौसीफ, जाकर कहिए कि पार्टी से निकाल दीजिए। हुमायूं उस दिन सवाल नहीं करूंगा
ना टीएमसी के प्रवक्ता से ना किसी समर्थक से। आरपी सिंह रिप्लाई करिए। आपको चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए हुमायूं कबीर का स्टेटमेंट क्या, जहां पे वो कह रहे हैं कि वो नया पार्टी अनाउंस कर रहे हैं। आप दिखाइए ना, आप दिखाते क्यों नहीं? क्या चीज का भेजिए, अभी दिखा दूंगा, आप दिखा दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं मोबाइल में प्ले कर दीजिए, दिखा दूंगा सर, लाइव शो है, अप्रूवल के बिना मुझे कोई दिखाने में गुरेज नहीं है, जो सच है वो दिखा दूंगा। आरपी सिंह, उसका वीडियो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा बीजेपी मीडिया सेल से कि हुमायूं कबीर का वो वीडियो। आरपी सिंह बोलिए, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप सर दिखाइए ना कि पार्टी ने कह दिया हो कि निकाल रहे हैं, हुमायूं कबीर को निकाल रहे हैं पार्टी से, आप दिखाइए तो सही। आप निकालिए, आपको समय देता हूं, तब तक आरपी सिंह को सुनिए। जमानत जब्त हो जाएगी, आपको जो है मीडिया बंद हो जाएगा अगर आप जो है। सर मीडिया के बंद होने की चिंता कोई राजनीतिक दल ना करे, और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। अब आरपी सिंह को सुनिए, तौसीफ भाई हो गया, तब तक आप निकाल लीजिए टीएमसी का कोई ऑफिशियल वर्जन हो तो आरपी सिंह को सुन लीजिए। राकेश पांडे जी, इनको कल के कुछ वीडियोस दिखा दीजिए ना हाकिमपुर के। आपके चैनल ने और बाकी चैनल्स ने सबने कवर किया, सबने इंटरव्यू लिया, लोगों ने वहां कहा कि हमको टीएमसी ने संरक्षण दिया, हमको टीएमसी ने आधार कार्ड दिया, हमारा वोट बनाया, अब हम जा रहे हैं क्योंकि वहां पे एसआईआर हो रही है, हमें पता है हम पकड़े जाएंगे, जब हमारी सिटीजनशिप के कागज मांगे जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। मैंने टोका नहीं, अच्छी बात नहीं, मैंने आपको आराम से सुना दोस्त, और थोड़ा धैर्य रखिए ना, अभी तो शुरू किया मैंने। और मेरा चैलेंज है, मैं अब से लेकर कल दोबारा आ जाऊंगा डिबेट पे, नहीं तो सोमवार को दोबारा बैठ जाएंगे डिबेट पे। राकेश जी, ये अच्छी बात नहीं है। बोलिए सर, नहीं बोल रहे, तौसीफ भाई नहीं बोल रहे, आप बोलिए। एक शब्द नहीं बोला बीच में। नहीं बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। तो मेरा चैलेंज है हुमायूं कबीर को, ये नोटिस दे दें कि आपने एंटी पार्टी एक्टिविटी की है, ये कहकर कि मैं 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखूंगा, ये कह दें। ये नहीं कह सकते, ना करेंगे, क्योंकि सबके लिए एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक से आगे देखते नहीं। अभी मेरी कांग्रेस वाली बहन रिबंस रेड्डी को लेकर इतना कुछ कह रही थी, अरे अभी जुबली जो हॉल का जो सीट लड़ी गई वहां पर, उस सीट पर भी वहां पर आपने एआईएमएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, समर्थन है आपका। मेरा रिक्वेस्ट है सपा के प्रवक्ता से, आपका तो अलायंस है ना कांग्रेस पार्टी के साथ, और कांग्रेस पार्टी का अलायंस है एआईएमएम के साथ, तो बता दीजिए ओवैसी साहब के साथ उनका अलायंस है, तो बता दीजिए कि आप कैसे कहते कि अगर वो अपनी नाम से मुस्लिम नहीं हटाएंगे तो हम कैसे उनके साथ जाएंगे। और रेड्डी साहब तो ओपनली कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, मुस्लिम हमारे साथ है, हम मुसलमानों की पार्टी हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, याद करिए 2018 में राहुल गांधी ने भी कहा था कि वी आर ए मुस्लिम पार्टी, और ये तो छपा था, अखबारों में भी छपा था, तब के अखबार इनकलाब में भी छपा था। तो इनको असल में एक वोट बैंक दिखता है, उसके चलते ये सब कुछ नजरअंदाज कर सकते हैं। परंतु अफसोस ये है कि ये जो हमारे मित्र अभी टीएमसी का समर्थन कर रहे थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम सीए लागू नहीं होने देंगे। अरे प्लीज, सीए लागू हो रहा है, ठीक, और सीए लागू करने का लाभ मिलेगा। ठीक है सर, जरा का लाभ दिखेगा। पहले तो जयंत भाई थोड़ी माफी, बहुत देर से आपके पास आ रहा हूं, समय भी जाहिर सी बात है कम ही रहेगा, लेकिन जयंत भाई अब आप लोग मानेंगे कि वाकई गलती हो गई, ओवैसी को नहीं लेना, सीमांचल में नुकसान, 2 सीटों पर डायरेक्ट नुकसान, और अब तो कांग्रेस और सपा के नेता भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा असर पड़ा है ओवैसी के कहने का लोगों की बातों पर। देखिए, हम लोग एक समाजवादी दल के विचारधारा और नीति, कार्यक्रम, उसूल के साथ राजनीति करते हैं, और समाज के अंदर समता कायम हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सबको सर उठा के चलने का मौका मिले, इसी के इर्द गिर्द हमारी राजनीति मोहतरम लालू प्रसाद जी से लेकर तेजस्वी जी तक जारी है। और चुनावी नतीजे हमारे इरादे को नहीं प्रभावित कर पाते। जाने कितनी बार अतीत में हम लोगों की शिकस्त हुई, लेकिन हार जीत से परे हमारे मूलभूत सिद्धांत जो हैं, उससे हम कभी विचलित नहीं हुए। और दुनिया को पता है कि जब जब हमारे संविधान पर, लोकतंत्र पर कोई कुठाराघात हुआ और किसी ने आइन के बाहर जाकर छलकने की कोशिश की, तो हम लोगों ने उसका मुकम्मल प्रतिकार किया और जवाब दिया। आडवाणी जी जब रथ लेकर चले थे तो यही लालू प्रसाद जी थे जिन्होंने उनको यहां पर गिरफ्तार किया। जब बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए लोगों ने उन्माद फैलाने की कोशिश की,
तो वही रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह जी हैं जिन्होंने कार सेवकों पर बल प्रयोग करके उस पर नियंत्रण पाया। बल प्रयोग हम कह रहे हैं कि भारत एक साझा विरासत का देश है। जयंत भाई, बल प्रयोग नहीं, गोली चल गई थी सीधे। मैं मेरा जो शब्द है वो तो मैं इस्तेमाल करूंगा। जी जी, मैं कई बार इस तरह के फैसले, भक्तों की हत्या की। आप मैं आपसे कह रहा हूं ना, नहीं अभी तो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर राज कायम है ना। निरपराध मासूम निर्दोष लोगों को जिस तरह से, और चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में भी मर्डर हो रहा हो, तो ये तो देश दुनिया देख रही है। लेकिन जब भी वहां पर धर्म कोई आतताई और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स, आपको मैंने सुना, मैंने किसी के बीच में बोला, अरे भाई कौन बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। सुन लीजिए, अरे सुनिए ना भाई, मैंने आपको पूरी तरह से सुना है, बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर बिहार में बदलती सियासत को भी बताएगी, उस पर भी जाऊंगा। जयंत अपनी बात पूरी करिए। राकेश पाठक जी, कैसे कैसे लोगों को आपने बुलाया रखा है भाई? मैं रोक दिया, कैसे लोग क्या होता है, जो कुछ भी बोलते अब यहाँ कोई तय थोड़ी नहीं करेगा कौन कैसा है। हाँ, आप अपनी बात नहीं, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा ना, हमको दिखाई नहीं पड़ रही है ना। आपने कैमरा भेजा है, मैं जूम से जुड़ता तो दिखाई पड़ती। मैं आपसे कह रहा हूं राकेश जी कि हम लोगों के यहाँ बिहार में जिन लोगों ने भी हमारे एजेंडे को समर्थन दिया, वोट किया बड़े पैमाने पर हमारे गठबंधन को, उन सबके प्रति हम शुक्रगुजार हैं। और जिनका हम विश्वास अर्जित करने में असफल रहे, हम उनका भी दिल जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह व्यवस्था का चुनाव था, यह तंत्र का चुनाव था, और बड़े पैमाने पर ये कोई समान प्रतिस्पर्धा नहीं रही। प्रोपेगेंडा के मामले में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। प्रचार के मामले में हमारे चीजों को लोगों तक पहुंचाने के मामले में, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं, जमीन पर ही हम लोग आसमान में नहीं रहते। हम तो जमीन की बात आपसे कह रहे हैं कि ये नतीजे बिल्कुल ही भरोसे से परे हैं। और इसीलिए जहां हमारा 50,500 से जहां हमारी जीत हुई, संदेश विधानसभा क्षेत्र है आरा में, वहां हमको 27 वोट से हरा दिया। तब जबकि रिटर्निंग ऑफिसर एक महिला एसडीएम थी, उन्होंने कहा सर्टिफिकेट बन रहा है आपका। और पता नहीं जदयू के उम्मीदवार बाहर निकले, किन लोगों ने फोन करके डीएम पर दबाव बनाया और नतीजा को पलट दिया। सर फिर वही बात है, ऐसी बातें कहेंगे तो लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। जयंत भाई, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जयंत भाई। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है, और बड़ी खबर यह है कि गृह विभाग बदल गया है। गृह विभाग अब सीएम के पास नहीं है, सम्राट चौधरी के पास है।